तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजमना ऑफिशियल पर। तो आज हम जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर हम आर एस मेंस के जो भी छोटे सब्जेक्ट इथिक्स पबेड और आई आर वर्ल्ड हिस्ट्री और जियोग्राफी टेक्नोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स की एक मैराथन वीडियोस या फिर रिवीजन वीडियोस में डाल दूंगा। ये जो है नोट्स जो हैं ये स्प्रिंग बोर्ड के हैं, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स में से बनाए हुए हैं या फिर जो क्लासरूम में सर ने बताए थे उसके अकॉर्डिंग बनाए हुए नोट्स हैं। क्लासरूम वाले नोट्स हैं ये। तो उसके अकॉर्डिंग ही पूरा की पूरा वीडियो है। तो जो दिग्विजय सर ने क्लास में पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाए हुए हैं। तो इसमें कंप्लीट आपको 3 वीडियोस मिलेंगे मेरे हिसाब से, 3 या 4 वीडियोस में आपको ये कंप्लीट कर दिया जाएगा। छोटे छोटे वीडियो होंगे 1.5-2 घंटे के। हर वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि 5 या 6 टॉपिक कवर हो जाए। जैसे कि इस वीडियो में हम 5 टॉपिक कवर करेंगे और फिर इन 3-4 वीडियोस के ये शायद मेरे हिसाब से घंटे 1 घंटे या 1.5 घंटे के आसपास के एक वीडियो होंगे। तो लास्ट में इन 3-4 वीडियोस का एक इन सबको कंपाइल करके आपको यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा हमारी प्लेलिस्ट के अंदर। वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ये लगभग ये वीडियो जो होगा वो 6 से 8 घंटे का पूरा की पूरा पवेड का रिवीजन हो जाएगा शुरू से लेकर लास्ट तक का। जो 250 पेज है, 260 पेज के समथिंग है, उसको कंपाइल करके लगभग 25-26 पेज में दिया है। और लगभग सारी बातें इसमें कवर है, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। इंपॉर्टेंट सब कुछ इसमें है। और इम्पोर्टेंट क्या, इसमें इम्पोर्टेंट से ज़्यादा एक्स्ट्रा भी कुछ चीज़ें हैं तो वो आप अपने हिसाब से इसमें से स्किप कर देना। ये पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अब शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले लोक प्रशासन है। तो लोक प्रशासन एक सरकार का प्रशासन है। लोक प्रशासन क्या है? सरकार का प्रशासन है। लोक यानी कि जनता, जनता का प्रशासन यानी कि सरकार का प्रशासन, ठीक है। तो लोक प्रशासन प्रशासन का वह अंग है जो विशिष्ट नागरिक राजनीतिक व्यवस्था में रहकर नीतियों का क्रियान्वयन करता है। तो लोक प्रशासन के क्या कार्य होते हैं कि ये विशिष्ट नागरिक और राजनीतिक व्यवस्था में रहते हुए भी जो नीतियाँ होती है, जो अभियान होते हैं, जो योजनाएं होती है, उनका क्रियान्वयन करते हैं। लोक प्रशासन के 2 अर्थ होते हैं। एक तो लोक प्रशासन सब्जेक्ट के रूप में होता है, लोक प्रशासन विषय के रूप में होता है, एक लोक प्रशासन व्यवस्था के रूप में होता है। तो जो व्यवस्था होती है उसके अब उसका अर्थ जो होता है, जो व्यवस्था मतलब जो कर्मचारी होते हैं उसके रूप में पढ़ते हैं। तो वो जो होते हैं वो लोक नीतियों का, अभियानों का, योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। और जो विषय के रूप में होता है इसमें जो प्रशासन की समझ विकसित की जाती है, नैतिक विकास किया जाता है, मूल्यों का विकास किया जाता है। फिर इसकी विशेषताएं, तो विशेषताओं में वही जो परिभाषा होती है उसी को विशेषता मानते हैं। तो इसमें वही कीवर्ड कीवर्ड उठा के डाल देना है कि लोक प्रशासन जो है एक विशिष्ट नागरिक राजनीतिक व्यवस्था है। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के तीनों अंगों से जुड़ा हुआ रहता है, न्यायपालिका से, कार्यपालिका से, विधायिका से। इसका उद्देश्य जन कल्याण करना है, लोक कल्याण करना है। और इसके जो कार्य हैं वो ये है कि ये नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं, ये नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं। और लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार, इसीलिए लोक प्रशासन को सरकार का प्रशासन कहते हैं। तो ये इसकी विशेषताएं एक बार वापस देख लिए। ये विशिष्ट नागरिक राजनीतिक व्यवस्था में रहता है, सरकार के तीनों अंगों से जुड़े हुए रहते हैं। इसका उद्देश्य लोक कल्याण, जन कल्याण, इसके कार्य नीतियों का क्रियान्वयन करना। लोक प्रशासन का अर्थ है मतलब सरकार का प्रशासन है। फिर प्रशासन, तो ये तो था कि लोक प्रशासन क्या था। अब है प्रशासन क्या है। तो प्रशासन एक व्यवस्था है। प्रशासन एक व्यवस्था है जो किसी विभिन्न लोगों द्वारा, कि 2 से अधिक लोगों या फिर विभिन्न लोगों द्वारा एक निश्चित उद्देश्यों के लिए सामूहिक प्रयास। ये आपको इसकी डेफिनेशन है। ये मतलब इसमें पूरी पीडीएफ में जो जो कीवर्ड लिखे हैं आपको कोशिश करनी है उन कीवर्ड्स को आप कहीं भी लिखे तो उसको अंडरलाइन करें। बाकी इसके आगे पीछे की लैंग्वेज आपको अपने हिसाब से बनानी है कि प्रशासन से अर्थ है कि प्रशासन विभिन्न व्यक्तियों का समूह है जो एक निश्चित उद्देश्य के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं, उसे हम लोक प्रशासन कहते हैं। इस तरह से आपको लैंग्वेज बनानी है। लेकिन कीवर्ड ये 3 बातें होनी चाहिए: विभिन्न व्यक्तियों द्वारा, निश्चित उद्देश्य के लिए, और सामूहिक प्रयास। ये 3 बातें आपको उसमें अंडरलाइन करनी है। फिर इसकी विशेषताएं, प्रशासन की विशेषताएं, तो वही बात है कि ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये 2 प्रकार के होते हैं। प्रशासन भी कैसा होता है, एक तो लोक प्रशासन होता है, एक निजी प्रशासन होता है। एक तो जो प्रशासन जो व्यवस्था होती है, एक तो गवर्नमेंट सेक्टर में होती है, एक प्राइवेट सेक्टर में होती है। प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि स्प्रिंग बोर्ड संस्था है, ये एक प्राइवेट है तो यहाँ पर अलग व्यवस्था होगी। और जो जैसे कि पुलिस प्रशासन है, थाने हैं, तो वहाँ पर अलग से एक व्यवस्था होती है, तो फिर वो अलग चीज़ हो जाती है। ये सार्वभौमिक प्रक्रिया मतलब ये सब जगह पर पाई जाती है। और
इसमें सीधी सी बात है कि इसमें एक निश्चित उद्देश्य होता है, जैसे कि प्राइवेट में लाभ कमाना होता है, ठीक है, और गवर्नमेंट के अंदर जन कल्याण होता है। तो ऐसे निश्चित उद्देश्य होता है, ये सामूहिक प्रयास होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति कभी भी प्रशासन नहीं कहलाता, इसमें सामूहिक लोगों की आवश्यकता होती है ना। और जो प्रशासन का शब्द है बड़े संगठनों में, मतलब कि वही है कि छोटे संगठनों में नहीं है कि जहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे उसी को प्रशासन मानेंगे। तो प्रशासन के जो दृष्टिकोण है, प्रशासन के दो तरह के दृष्टिकोण है यहाँ पे। प्रशासन के दृष्टिकोण दो है, एक प्रबंधकीय दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण। तो इसमें देखो थोड़ा सा कुछ कुछ मैंने कीवर्ड्स या फिर कुछ ट्रिक्स इस टाइप की चीज़ें जिससे कि रिलेट कर सके, याद रह सके थोड़ा लंबे टाइम तक, भूले नहीं। तो देखो कि एकीकृत दृष्टिकोण और प्रबंधकीय दृष्टिकोण। तो एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक है विलोबी और वाइट, है ना। तो एल डी वाइट और विलोबी है। तो ऐसे आपको रखना ए वी, ऐसे एकीकृत, वी से विलोबी और वाइट, दोनों में वी वी आ रहा है, और ऐसे ए, तो ए वी। तो यहाँ पर आपको रखना है कि एकीकृत दृष्टिकोण में है विलोबी वाइट, और प्रबंधकीय दृष्टिकोण में याद रखना है आपको एसपी। एसपी, तो एसपी से साइमन और स्मिथ, साइमन स्मिथ, और प्रबंधकीय का पी, तो साइमन और स्मिथ। तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है एसपी से। तो ये इनों के विचारक हैं। फिर जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है, इसमें होता है कि ये जो संगठन में उच्च स्तरीय निर्णय लेते हैं, ये इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं जो पोस्ट कोर्स संबंधित कार्य होते हैं, जैसे कि योजना बनाना, संगठन बनाना, स्टाफिंग करना, बजटिंग करना, है ना, नियंत्रण करना, वो सब, रिपोर्टिंग, वो सब वाले कार्य करते हैं। इसके अंदर जो लोअर, जो अधीनस्थ होते हैं, नीचे होते हैं, जैसे कि तकनीकी, लिपिक, एलडीसी, सहायक, इनको यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता है। ये इसमें उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता है जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण, जो प्रबंधकीय कार्य करते हैं। जबकि एकीकृत दृष्टिकोण में कि एक ही दृष्टिकोण है, सबको शामिल कर लिया गया है, उच्च अधिकारी के साथ में नीचे के अधिकारियों को भी, अधीनस्थों को भी, प्रत्येक कर्मचारी को, चाहे वो सफाई वाला हो, चाहे वो एलडीसी हो, चाहे वो टेक्निकल टीम हो का हो, कुछ भी हो, तो सभी को इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। ये प्रबंधकीय दृष्टिकोण से अधिक लोकतांत्रिक है, क्योंकि हमारे संविधान में भी यही बातें कही गई है कि जो एक कर्मचारी होते हैं उनको अच्छा वेतन मिलना चाहिए, तथा उनको प्रबंध में भागीदारी मिलनी चाहिए। तो वही वाली जो वो वाली चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। फिर प्रशासन और एक लोक प्रशासन, दो चीज़ होती है, प्रशासन, एक लोक प्रशासन। तो प्रशासन क्या है? प्रशासन दो प्रकार का होता है, एक लोक प्रशासन होता है, एक निजी प्रशासन होता है। तथा प्रशासन व्यापक अवधारणा है, क्योंकि इसमें लोक प्रशासन, निजी प्रशासन दोनों आ गए हैं। ये एक प्रक्रिया है जो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा निश्चित उद्देश्य के लिए सामूहिक प्रयास होते हैं। जबकि लोक प्रशासन ये एक प्रशासन का एक भाग होता है। ये संकुचित अवधारणा होती है। लोक प्रशासन के दो अर्थ होते हैं, विषय के रूप में, व्यवस्था के रूप में। तथा वही है कि ये विशिष्ट नागरिक राजनीतिक व्यवस्था के अंदर नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं। फिर आ जाता है प्रशासन और लोक प्रशासन। तो शासन और लोक प्रशासन, शासन और लोक प्रशासन। शासन, शासन, शासन से याद रखना है कि शासन जो होता है वो शासन, आज अभी किसका शासन है? बीजेपी का, कांग्रेस का, उस तरह से। तो शासन जो होती है वो जनता का जनता द्वारा चुनाव किया जाता है। ये नीतियों का निर्माण करते हैं, तथा यह जनसेवक कहलाते हैं। तथा ये संविधान की प्रेरणा लेते हैं, संविधान से प्रेरणा लेते हैं। ये अस्थायी होते हैं, प्रत्येक 5 साल में चेंज हो जाते हैं। फिर जो लोक प्रशासक होते हैं, ये सरकार, इनकी नियुक्ति सरकार करती है, सरकार के द्वारा ये नियुक्त होते हैं, जबकि ये जनता द्वारा चुने जाते हैं। ये नीतियों का निर्माण करते हैं। लोक सेवक, लोक प्रशासन यहाँ पर नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं। ये जनसेवक कहलाते हैं, ये लोक प्रशासन लोक सेवक कहलाते हैं। ये कार्यपालिका से प्रेरणा लेते हैं, तथा ये स्थायी होते हैं। एक बार नौकरी लगे तो फिर 60 की एज के बाद ही रिटायर होते हैं, जल्दी से रिटायर नहीं होते। ठीक है, तो ये अपना एक टॉपिक जो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर फटाफट से। ये जो डेफिनेशन थी, इसमें से कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर है जो क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, बनता है, बन चुका है। ये बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, 10 नंबर में भी बन सकता है ना, 5 नंबर में भी बन सकता है। तो आपसे सीधा सीधा 2 नंबर में किसी भी एक जो विकास के चरण हैं किसी के बारे में पूछ लेंगे। तो ये यहाँ पर 6 चरण हैं, 6 चरण है। लोक प्रशासन के विकास के 6 चरण हैं। तो वहाँ क्वेश्चन आ जाएगा लोक प्रशासन के विकास के चरण बताइए, या फिर 5 नंबर में पूछ लेगा कि किसी 3 चरणों के बारे में, फिर 2 नंबर में पूछ लेगा 2 चरणों के बारे में, एक। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इसका एक डायग्राम अपने माइंड में सेट कर लेना है कि सबसे पहले 6 के नाम लिख लेने, इसके ईयर लिख लेने। तो नाम क्या है? सबसे पहले राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन का काल। ठीक है, तो ये आपको नाम याद करने, आगे पीछे आप जो नोट्स पढ़ ही चुके होंगे तो वैसे आपको सेटल कर लेना है कि राजनीतिक प्रशासन, तो लोक प्रशासन, राजनीतिक प्रशासन, द्विभाजन,
ठीक है। और फिर है दूसरा सिद्धांतों का स्वर्णकाल, लोक प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्णकाल। तीसरा है लोक प्रशासन में चुनौतियों का काल। तीसरा है लोक प्रशासन पहचान संकट का काल। फिर है नव लोक प्रशासन, और छठा है नव लोक प्रबंधन। नव लोक प्रशासन, नव लोक प्रबंधन। फिर पहला है राजनीति प्रशासन द्विभाजन का काल, सिद्धांतों का स्वर्णकाल, चुनौतियों का काल, पहचान का संकट। फिर इनके ये याद कर लेना। सबसे पहला याद कर लो आप तो 1887 से 1926, 1887 से 1926। फिर 10 ईयर बढ़ा दो, जैसे कि 26 के बाद में 27 से 37, फिर बढ़ा दो 37 से 47, 10 10। उसके बाद में 47 के बाद में 48 से डायरेक्ट 70, उधर 70 से बढ़ा दो 91, और यहाँ से 91 से वर्तमान तक। तो जैसे कि आपको पता है कि 1991 के अंदर तो वो एलपीजी रिफॉर्म वगैरह आ गए थे, तो वहाँ से याद रख लेना। फिर पहचान का संकट, और ये देख लेना। फिर जो इनों में अब आपको ना किताबें याद रखनी पड़ेगी, इनों के नाम रखने पड़ेंगे, तभी मार्क्स आएंगे। मैं एक टेस्ट सीरीज के अंदर सब कुछ कंप्लीट लिख के आ गया था, बट बुक्स के नाम मैंने अच्छे से नहीं लिख पाया था, मुझे याद नहीं आए थे, तो फिर वहाँ पर मुझे काफ़ी कम 3-4 नंबर ही मिले थे उस चीज़ के। तो आप कोशिश करना कि पूरा पूरा लिखो। तो अब देखो कि सबसे पहले प्रथम हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन का काल। इसमें सबसे पहले दो आपको ये याद करने पड़ेंगे, एक तो वुडरो विल्सन, दूसरा था गुडनाउ। तो वुडरो विल्सन को भारत के अंदर लोक प्रशासन का पिता कहते हैं, और गुडनाउ को अमेरिका के अंदर लोक प्रशासन का पिता कहते हैं। वुडरो विल्सन की बुक थी स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने जो है इसको राजनीति विज्ञान से, मतलब कि पॉलिटी से अलग करके लोक प्रशासन बनाया था, एक विषय सब्जेक्ट के रूप में लिया था। तो इनकी बुक थी स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर जो एल डी वाइट है, एल डी वाइट ने पहली पाठ्य पुस्तक, पहली सिलेबस की एक बुक बनाई थी, पहली बुक बनाई थी जिसमें सारा की सारा सिलेबस था। तो उसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू द पबेड एन इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर जो सेकंड चरण है, सेकंड चरण की बात कर लेते हैं। ये कब से कब तक था? तो ये था 1927 से लेके 1927 से लेके 37 तक का सिद्धांतों का स्वर्णकाल। इसके अंदर पुस्तकों की रचना हुई थी, है ना, विभिन्न पुस्तकों की रचना हुई थी, तथा विभिन्न लोगों ने विभिन्न सिद्धांत दिए कि कितने लोगों पर नियंत्रण कर सकते हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर दी थी। तो इसमें सबसे पहले याद रखना है, फेयोल ने दिए थे कि एक जो व्यक्ति है वो अपने 14 अधीनस्थों पर नियंत्रण कर सकता है। तो फेयोल के अनुसार 14 लोगों पर नियंत्रण किया जा सकता है। तथा इसकी बुक थी जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। फिर था मुनेरेले, इन्होंने बोला था कि 4 व्यक्तियों पर कर सकते हैं तो नियंत्रण। और इनकी जो बुक थी, इनकी बुक का नाम था एनुअल इंडस्ट्री। फिर जो विलोबी था, विलोबी की बुक का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्टर। फिर एमपी फॉलेट था क्रिएटिव एक्सपीरियंस, है ना, क्रिएटिव एक्सपीरियंस। तो इसी ये प्रारंभिक विषय वस्तु का विकास हुआ था, तथा शास्त्रीय चिंतकों ने निजी व लोक प्रशासन में समान के मध्य समानता बताई थी। इन्होंने कहा था कि जो गवर्नमेंट और जो प्राइवेट है, वो दोनों के दोनों प्रशासन में समानता पाई जाती है। फिर जो थर्ड चरण है, ये था चुनौतियों का, लोक प्रशासन चुनौतियों का काल। इसमें जो बर्नार्ड की एक बुक लिखी थी, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। इसके अंदर इन्होंने कहा था कि इसने जो लोक प्रशासन के प्रशासनिक सिद्धांतों का उल्लेख नहीं किया था। इन्होंने लोक प्रशासन के जो प्रशासनिक सिद्धांत था उनका उल्लेख नहीं किया था अपनी बुक के अंदर, इसलिए। और जो साइमन ने एक बुक लिखी थी, द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर ये बुक के नाम इतने आपको नहीं याद हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, बाकी अभी 6 महीने का टाइम है तो आप याद कर ही सकते हो अब तो। फिर इन्होंने जो अपनी इस बुक के अंदर लिखी थी, इन्होंने जो लोक प्रशासन के सिद्धांत थे, इन सिद्धांतों को इन्होंने कहानी, मुहावरे, कहावत कहा। इस वजह से यहाँ संकट आ गया था। फिर जो चौथा काल था, वो था अपना 47 से लेकर के 71 तक का। तो इसके अंदर जॉन गॉस था, है ना। ये था पहचान का संकट। इसमें जो ट्रेंड्स इन थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी बुक थी जॉन गॉस की ट्रेंड्स इन थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जॉन गॉस की पुस्तक थी ट्रेंड्स इन थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने कहा कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो पॉलिटिकल साइंस का ही एक भाग है, मतलब इन्होंने राजनीतिक विज्ञान की शाखा के रूप में इसको प्रदर्शित किया था।
और इन्होंने नवीन अवधारणाएं व नई नवीन सिद्धांत नए सिद्धांतों का विकास किया। इन्होंने कहा कि विकास प्रशासन है, ये नवलोक प्रशासन है, ये जनचयन वाली विचारधारा है, तुलनात्मक लोक प्रशासन है, तुलनात्मक लोक प्रशासन, विकास प्रशासन, नवलोक प्रशासन, जनचयन विचारधारा, ऐसी सिद्धांत ऐसे अवधारणा दिए। फिर जो पंचम चरण था, पंचम और छठम चरण, तो पंचम जो चरण था उसका नाम वैसे तो है अंतर विषयी अध्ययन, अंतर विषयी अध्ययन, लेकिन इसका एक नाम और है कि ये नवलोक प्रशासन का काल है, नवलोक प्रशासन। और छठा है जो है वो नवलोक प्रबंधन, नवलोक प्रशासन, छठा है नवलोक प्रबंधन। छठे का एक नाम और है एलपीजी, लोक प्रशासन है वो एलपीजी। और जो पांचवे के नाम है वो है अंतर विषय अध्ययन। मतलब कि यहाँ पर अब लोक प्रशासन के अंदर कुछ विषयों को शामिल कर लिया था, क्योंकि यदि लोक प्रशासन का अस्तित्व बनाए रखना था तो फिर इसमें कुछ और विषय शामिल कर किए जाने चाहिए थे। तो इसमें कौन कौन से विषय शामिल किए थे? एक सोशोलॉजी, इकोनॉमी, लॉ, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, लॉ, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इकोनॉमी, सोशोलॉजी, ये ऐसे सब्जेक्ट इसमें शामिल किए थे। फिर जो छठा चरण था वो था अंतिम चरण, जिसमें लोक प्रशासन है वो एलपीजी। तो इसमें जो सरकार थी वो, या फिर जो प्रशासन था, लोक प्रशासन था, वो नियंत्रणकर्ता की जगह पर प्रोत्साहनकर्ता, सहजकर्ता, वितरणकर्ता बन गया था। मतलब कि नियंत्रणकर्ता के स्थान पर वो प्रोत्साहन कर रहा था लोगों को, प्राइवेट को, निजी प्रशासन को सम्मिलित कर रहा था और प्रोत्साहन कर रहा था, वितरण करता था। और फिर थ्री संस्कृति पर बल दिया गया था इसके अंदर। मतलब थ्री संस्कृति में मितव्ययिता, कार्यकुशलता, प्रभावशीलता। तो यही देखो, कुछ पाँच सात पूरे के पूरे पबेड के अंदर कुछ 10 वर्ड होंगे। इथिक्स और पबेड में सीधी सी गणित है, 10-10 वर्ड चलते हैं। इन 10 वर्डों को आपको पकड़ के रखना है, हर जगह पर वही 10 वर्ड आपको घुसा घुसा देने हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो वही उनके ही आसपास घूमता है, इथिक्स में भी और पबेड में भी। अगर देखो आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग तो आप बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है, कुछ भी समस्या आ रही है आपको, कुछ भी उपाय आ रहा है, तो वही सेम सेम चीज़ें लगानी होती है आपको। लोक प्रशासन, ई प्रशासन, है ना, ये थ्री संस्कृति, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, है ना, और ई गवर्नेंस, जन सुनवाई, जन सहभागिता, है ना, और पारदर्शिता, है ना, उत्तरदायी, तो जवाबदेही, प्रत्यायोजन, विकेंद्रीकरण, ऐसी चीज़ें आपको हर जगह चिपकानी होती है। तो वो, तो यही देखो थ्री है। और ये यहाँ पर नौकरशाही के आकार में कटौती करना, फिर संसाधनों का सदुपयोग पर बल देना। फिर इसके अलावा ये तो अगर वो स्पेशली आपको नाम देके पूछता है कि निकोलस हेनरी के अनुसार लोक प्रशासन के चरण बताइए, लोक प्रशासन विकास के चरण बताइए, तो ये 6 चरण हैं निकोलस हेनरी के। और अगर आप लोक प्रशासन के विकास के काल लिख रहे हैं 10 नंबर में, तो आप एक छोटा सा डायग्राम बीच के अंदर एक निकोलस हेनरी का भी बना सकते हो। तो ये वैल्यू एडिशन का काम करता है। निकोलस हेनरी लिख के उसके नीचे 10 इसके 6 चरण बता दीजिए फटाफट से, नाम नाम लिख के और एक ईयर लिख के कि निकोलस हेनरी के अनुसार ये 6 चरण थे। इससे वैल्यू एडिशन होगा। वो सब बातें तो सभी लिखेंगे, लेकिन आप ये थोड़ा सा कुछ अलग करोगे और इसको अलग से बॉक्स में बंद करके आ जाना है। तो इसके भी वही थे कि पहला वाला वही है द्विभाजन का काल, दूसरे का नाम भी वही है सिद्धांतों का स्वर्ण काल, तीसरे का नाम है यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान की ओर। जो लोक प्रशासन है वो राजनीतिक विज्ञान की ओर है। चौथे में लोक प्रशासन प्रबंधन की ओर, जो लोक प्रशासन की ओर। लास्ट में है सुशासन का काल, और इसके ईयर है 1900 से 26। बाकी के देखो वहाँ पर था 1887 से लेके 26, यहाँ पर है 1900 से 26। सेकंड है 1927 से लेकर के और 37 तक। जो फोर्थ वाला है वो यहाँ पर 38 से लेके 70 तक है। और फिर जो फिफ्थ वाला है वो यहाँ पर 1950 से 56 है लास्ट। जो 71 से 90 है लास्ट में, 91 से वर्तमान तक है। तो वही वाली चीज़ें रिपीट हो रही है, सेम सेम सी, कुछ कुछ यहाँ पे डिफरेंस है, तो आप वो देख लेना। फिर देखिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो ये यहाँ पर अपना कंप्लीट हो चुका है ये वाला टॉपिक भी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार और देख लेना। अब देखो लोक प्रशासन के क्षेत्र की बात कर ले, तो लोक प्रशासन किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो लोक प्रशासन देखो 6 क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो कौन कौन से 6 क्षेत्र? एक तो है कि लोक प्रशासन संकुचित दृष्टिकोण है। लोक प्रशासन का क्षेत्र एक संकुचित दृष्टिकोण है। संकुचित दृष्टिकोण से अर्थ है कि लोक प्रशासन जो है अपनी कार्यपालिका के ही ओनली कार्यपालिका से ही जुड़ा हुआ है। अर्थात कि जो
अपने जो नीतियों का क्रियान्वयन ही करता है। ये तो होती है संकुचित दृष्टिकोण। तो संकुचित दृष्टिकोण का समर्थक कौन कौन से विचारक करते हैं? तो से संकुचित, से साइमन स्मिथ, से संकुचित, से साइमन स्मिथ, संकुचित साइमन स्मिथ। ये बोलते हैं कि ये सिर्फ कार्यपालिका से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो व्यापक दृष्टिकोण होता है, मतलब कि ब्रॉड दृष्टिकोण होता है, तो व्यापक में वी से व्यापक, वी से विलोबी और वाइट, वी से व्यापक, वी से विलोबी और वाइट। ये कहता है कि लोक प्रशासन जो है वो सरकार के तीनों अंगों से जुड़ा हुआ रहता है, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तीनों से जुड़ा हुआ होता है। ये व्यापक दृष्टिकोण है। फिर लोक प्रशासन का एक क्षेत्र होता है पोस्टकॉप संबंधित कार्य, मतलब कि वह कार्य जो उच्च स्तरीय अधिकारी करते हैं, जो पोस्ट को योजना बनाना, संगठन बनाना, है ना, वो स्टाफिंग, बस्टिंग, रिपोर्टिंग, वो वाले कार्य। तो ये लूथर गुलिक ने दिया है ना। इसमें उच्च अधिकारी वाले काम करते हैं लोक प्रशासन के। फिर जो फिर चौथा आ जाता है कि पाठ्य विषय वस्तु के रूप में, पाठ्य विषय वस्तु के रूप में ये मैरियम मेरियम द्वारा दिया गया था। इन्होंने कहा था कि इसका जो क्षेत्र है लोक प्रशासन का क्षेत्र, ये है एक इसका अभिप्राय सेवाओं से मतलब कि जैसे एजुकेशन हुआ, शिक्षा हुआ, हेल्थ हुआ, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर, कृषि, ट्रांसपोर्ट, परिवहन, है ना। और इसने जो लोक प्रशासन को केची के दो फलकों की तरह बताया है। तो ये वाली बात आप अंडरलाइन कर लेना। फिर जो लोक प्रशासन है वो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, है ना, इसके रूप में बताया। लोक प्रशासन का क्षेत्र एक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के क्षेत्र में बताया। इसमें भी दो बातें आती है, एक तो समानता और एक अंतर। तो जो विचारक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता मानते हैं, तो उनके नाम है मूने, रेले, गुलिक, उर्विक, फेयोल, है ना। मूने, रेले, गुलिक, उर्विक, फेयोल, विलोबी, है ना। और जो अंतर बताते हैं वो है साइमन, ड्रकर, एप्पल, साइमन, ड्रकर, एप्पल। तो साइमन, ड्रकर, एप्पल बी, साइमन, ड्रकर, एप्पल बी। तो जो ये इसमें अंतर बताते हैं। तो एक छठा है लोक नीति दृष्टिकोण। लोक नीति दृष्टिकोण का अर्थ है कि इसका इसका कार्य सिर्फ नीति निर्माण करना है, नीतियों का क्रियान्वयन करना है तथा नीतियों की समीक्षा करना है। तथा इसके समर्थक है ये लासवेल और बेली। तो ये याद रख लेना आप, लासवेल और बेली। तो एक एक दो दो नाम है आपको याद कर लेने सब में। इससे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर फैक्चुअल लगेगा, बाकी जनरल बातें तो सभी लिखेंगे। तो लोक प्रशासन का क्षेत्र पूछ लेता है आपसे, तो ये सीधा सा 5 नंबर में पूछते हैं, कोई भी दो उठा के दे देंगे, तो आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो आप इसमें लिख सकते हो कि ये कार्यपालिका से सिर्फ कार्यपालिका संबंधित कार्य करता है। और व्यापक दृष्टिकोण में आपको तीनों के बारे में बता देता है। पोस्ट को वाले में इसको पूरा पूरा डिफाइन कर देना है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, है ना, और ये जो भी बस्टिंग, रिपोर्टिंग वगैरह, वो सब आपको लिख देना है। फिर आ जाते हैं लोक प्रशासन की प्रकृति कैसी है। तो लोक प्रशासन की प्रकृति से संबंधित दो कथन आते हैं। एक तो इसे विज्ञान के रूप में, है ना, एक होता है विज्ञान के रूप में, दूसरा होता है कला के रूप में, है ना, और एक होता है प्रबंधकीय या एकीकृत। तो प्रबंधकीय या फिर एकीकृत। तो जो विज्ञान और कला के रूप में होता है वो देख लीजिए आप क्या होता है। तो विज्ञान के पक्ष में जो होते हैं, विज्ञान के पक्ष में जो है वो है विलोबी और विल्सन। यहाँ भी वी से विज्ञान, वी से विलोबी, विल्सन, वी से विज्ञान, वी से विलोबी, विज्ञान। तथा इनों का मत यह है कि जो लोक प्रशासन है वो एक विज्ञान के रूप में है, तथा यह सार्वभौमिक सिद्धांत है। क्योंकि यह लोक प्रशासन जो है वो हर जगह पाया जाता है, कहीं पर प्राइवेट, कहीं पर निजी, उस तरह से हर जगह, किसी भी कंट्री में हर जगह पर ये होता है। तथा इसमें सार्वभौमिक सिद्धांत होता है, जैसे कि हर जगह पद सोपान होगा, एक हैरार्की होगी जिसमें ऊपर अधीनस्थ होगा, नीचे उसके नीचे अधीनस्थ, ऊपर उच्च अधिकारी होगा, नीचे अधीनस्थ होंगे। उन सबका कार्य का विभाजन होगा, किसी को कुछ काम सौंपे जाएंगे, किसी को कुछ, उनों के बीच में एक समन्वय होगा, तभी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और उससे अभी जो अधीनस्थ होते हैं उनमें अभिप्रेरणा मिलती है। फिर हर जो भी प्रशासन होता है वहाँ पर शोध एवं अनुसंधान के कार्य होते रहते हैं, जैसे कि अपने भी नवलोक प्रशासन, नवलोक प्रबंधन, नवलोक प्रशासन, नवलोक प्रबंधन, नवलोक सेवा, इनका भी निर्माण हुआ है। तो ऐसे ही हर जगह पर कुछ ना कुछ शोध और अनुसंधान चलते रहते हैं। फिर इसमें भी वैज्ञानिक विधियाँ होती है, वे वैज्ञानिक पद्धतियाँ होती है, जैसे साइंस में होती है वैसे ही लोक प्रशासन में होती है, जैसे कि CPM और PERT, और यहाँ पर समय, लागत और इनकी गणना करना, ठीक है, समय और लागत की गणना करना। फिर इसमें मूल्य मुक्त होता है, मतलब कि इसमें कोई भी भावनाएं नहीं होती है
है ना? तो लोक प्रशासन में कोई भी भावनाएँ नहीं होती है, सीधा ये नियमों और सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। जैसे कि कोई भी कि हर जैसे वो अपने जन आवास योजना है उसमें 1,20,000 रुपए मिलते हैं, तो वो सबको नहीं मिलते हैं, जो उसके लिए एप्लीकेबल होता है उसी को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक लोक प्रशासन जो है वो किसी गरीब आदमी को या फिर ऐसे किसी व्यक्ति को भावनाओं में बह कर के उसके रिश्तेदार को, जानकार को दिला दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर वो नीति के अनुसार होगा तो फिर उसको ज़रूर से वो योजना का लाभ मिलेगा, वरना उसको नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। फिर जो इसमें भविष्यवाणी संभव हो सकती है, जैसे कि अपन भविष्यवाणी कर देते हैं कि 2025 तक हम जो है वो इतनी यूनिट बिजली निकाल लेंगे, या फिर 2025 तक हम इतने घरों के अंदर जल की व्यवस्था पहुंचा देंगे, या फिर 2030 तक हम जो है वो गरीबी को इतना प्रतिशत कम कर देंगे, है ना? इतने लोगों के लिए शौचालय बना देंगे, इतने लोगों को जो है वो मनरेगा से जोड़ देंगे, ऐसे। तो ऐसे ही भविष्यवाणी इसमें की जा सकती है। फिर इसमें जो जो काउंसलिंग करते हैं, जैसे चिकित्सक काउंसलिंग करता है, वैसे ही अपन भी काउंसलिंग, लोक सेवक भी जो है वो काउंसलिंग कर देते हैं। फिर इसमें भी जैसे साइंस के अंदर ऑथेंटिक पुस्तकें होती है, ऐसे ही सर्वमान्य ग्रंथ लोक प्रशासन में भी है। जैसे कि एक है अरस्तु का पॉलिटिक्स, और एक प्लेटो का है रिपब्लिक। जो अपन एथिक्स में पढ़ते हैं, प्लेटो का रिपब्लिक और अरस्तु अरस्तु का पॉलिटिकल। फिर ये अंतर विषय अध्ययन पर होता है। जैसे साइंस के अंदर भी अलग अलग, जैसे कि फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री से अलग अलग होते हैं, वैसे यहाँ पर भी अंतर विषय अध्ययन चल रहा है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, वह सब। फिर जो विज्ञान नहीं मानते कुछ वो भी विचारक भी हैं जो लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानते हैं ना। तो उसके अंदर देखो कौन कौन से है, साइमन और रॉबर्ट है। ये बोलते हैं कि जो मूल्य होते हैं वो मूल्य उन्मुख होते हैं, इसमें भविष्यवाणी की सटीकता नहीं होती है, तथा लोक सेवकों का व्यवहार परिवर्तनशील होता है, हमेशा एक समान नहीं रहता है, तथा यहाँ पर प्रयोगशाला वे उपकरण नहीं होते हैं। जबकि साइंस के अंदर हर जगह पर आपको एक प्रयोगशाला देखने को मिलती है। तो जो लोक प्रशासन परिस्थिति व परिवेश के अनुरूप परिवर्तनशील होता है। हर जगह पर सेम लोक प्रशासन नहीं होता है, वहाँ पर उसकी परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग होता है। तो रॉबर्ट डहल ने विज्ञान लोक प्रशासन को विज्ञान बनने में तीन जो समस्या बताई है, वो है मूल्य, व्यवहार, परिवेश। तथा उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थ्री प्रॉब्लम्स। इस लेख के अंदर इन्होंने कहा है कि जो मूल्य, व्यवहार, परिवेश, तीन तरह की समस्या आती है, मूल्य, व्यवहार, परिवेश। रॉबर्ट डहेल का नाम यहाँ पर देख लेना। फिर कला के रूप में तो जो एमपी शर्मा और डीड थे, है ना? एमपी शर्मा और टीड ने अ, इसे एक कला के रूप में बताया, तथा इन्होंने कहा है कि एक सृजनात्मक होती है, तथा जैसे कि सृजनात्मक से अर्थ है कि एक नीतियों का निर्माण करती है, सोच के कि कैसे नीतियां बनाए जिससे कि लोक कल्याण हो सके। फिर इसमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि पेंटर को एक कलर और ब्रश की जरूरत होती है, वैसे ही लोक सेवक को एक संस्था, एक ऑफिस की एक कार्य क्षेत्र की जरूरत होती है जहां पर वह कार्य कर सके, तथा ये देश काल के अनुरूप में परिवर्तनशील होता है। जैसे ही एक पेंटर होता है, वह उस जिस शैली में होता है, जैसे कि वो अगर युद्धों के क्षेत्र में होगा तो वो युद्ध से संबंधित चित्र बनाएगा, प्रेम से, रासलीला से संबंधित होगा तो वैसे, भगवानों से संबंधित होगा तो वैसे चित्र बनाएगा। ऐसे ही ये भी देश काल के अनुरूप परिवर्तनशील होता है। फिर इसमें भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जैसे एक एक पेंटर को, एक कलाकार को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, वैसे ही फिर एक ये व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, ये फिर अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अपना नया टॉपिक है नवलोक प्रशासन, नवलोक प्रबंधन। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसमें आपसे डिफरेंस करके पूछ सकते हैं, या फिर 10 नवंबर में सीधा आपको नवलोक प्रशासन के बारे में लिखने को बोल सकते हैं, या फिर नवलोक प्रबंधन के बारे में 10 नंबर में लिखवा लेंगे, या फिर दोनों के अंदर आपसे अंतर करवा लेंगे, या फिर 5 नंबर में भी दे सकते हैं। तो अब अपन सीधा सीधा इनों में एक अंतर देखेंगे, तथा इसमें क्या बातें हुई थी वो चार चार पांच पांच बातें इनकी याद रखेंगे। तो देखो, सबसे पहले नवलोक प्रशासन है। नवलोक प्रशासन क्यों उत्पन्न हुआ, क्या इसका कारण था? तो नवलोक प्रशासन का कारण था कि अमेरिका के अंदर सामाजिक आर्थिक असंतोष के कारण यह उत्पन्न हुआ। गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़, प्रदूषण, परिवहन जैसी समस्या विकसित हो गई थी। इस वजह से नवलोक प्रशासन का विकास हुआ। नवलोक प्रशासन के विकास के अंदर चार बातें याद रखनी है आपको, सीधी सी चार बातों में। सबसे पहले है हनी प्रतिवेदन के बाद में फिलोडेल्फिया सम्मेलन, फिलोडेल्फिया सम्मेलन। फिर है मिनोब्रुक सम्मेलन। हनी प्रतिवेदन, फिलोडेल्फिया सम्मेलन, मिनोबुक सम्मेलन, साहित्य में योगदान। चार बातें हो गई, हनी प्रतिवेदन, फिलोडेल्फिया सम्मेलन,
मीनो बुक सम्मेलन और साहित्य में योगदान। तो जो हनी प्रतिवेदन 1967 के अंदर हुआ था, तथा इसके अंदर लोक प्रशासन असफल क्यों हो रहा था उसके बारे में देखा गया था कि असफल होने का क्या रीज़न है। तो पता चला कि ये एक विषय के रूप में परिभाषित नहीं है, इसलिए इसे एक इसकी सिफारिश की कि इसे एक विषय के रूप में इसका विकास किया जाए। तो उसके लिए है कि जो एमए कर रहे हैं, जो इसके अंदर मास्टर प्राप्त कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उन बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाए। जो पीएचडी कर रहे हैं उन्हें आर्थिक अनुदान दिया जाए, तथा एक संस्था नीपा नाम की संस्था है ना नीपा नाम की संस्था का गठन कर दिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना कर दी गई। और जो लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण, 3 स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दी गई। केंद्र के स्तर पर, राज्य स्तर पर और एक स्थानीय स्तर पर, कि लोक सेवकों को भी प्रशिक्षण दिया जाए। फिर जो फिलोडेल्फिया सम्मेलन था, फिलोडेल्फिया सम्मेलन का अध्यक्ष तो जो था वो था वर्थ, तथा इसने जो बातें की वो ये थी कि यहाँ पर राजनीतिक प्रशासन का द्विभाजन था, इसका खंडन कर दिया गया। राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन का खंडन कर दिया गया। पद सोपान जो होता है, इसकी जो हायरार्की होती है उसको लचीला बना दिया गया, तथा जो सत्ता या फिर जो कार्य था उनका विकेंद्रीकरण कर दिया गया। जैसे विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि केंद्र से अगर कुछ चीज़ें संभल नहीं रही है तो फिर उनको अलग से, जैसे कि पंचायती राज विभाग, उस तरह से अलग से विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, तथा गरीबी, बेरोजगारी, ऐसी समस्याओं का तार्किक समाधान किया जाए। एक पूरा की पूरा शेड्यूल बना के, पूरा की पूरा उसका एक पूरा मॉडल बना के वैसे उसका तार्किक रूप से सॉल्यूशन किया जाए। फिर जो मिनो बुक सम्मेलन था, मिनो बुक सम्मेलन के अंदर 4 बातें थी, तो हम इसे एमएसपी से याद कर सकते हैं। इसका जो अध्यक्ष था वो था वाल्डो। तो 4 लक्ष्य या 4 उद्देश्य तैयार किए गए। ये 2 नंबर में भी पूछ लेते हैं कि मिनो बुक सम्मेलन के लक्ष्य बताइए, तो आपको 2 नंबर में ये चारों के चारों नाम याद आने चाहिए। इसे आप याद कर सकते हैं एमएसपी से। एमएसपी से एम का मतलब है मूल्य, एस का मतलब है क्षमता, मूल्य क्षमता, पी का मतलब है परिवर्तन प्रासंगिकता, मूल्य क्षमता परिवर्तन प्रासंगिकता, मूल्य क्षमता परिवर्तन प्रासंगिकता, एमएसपी। फिर जो साहित्य में योगदान है, साहित्य में योगदान के अंदर जो वाल्डो था, वाल्डो ने एक बुक लिखी थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ ट्रिब्यूलेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ ट्रिब्यूलेंस। फिर जो तो नवलोक प्रशासन की विशेषता, तो नवलोक प्रशासन की वही विशेषता है कि ये राजनीतिक द्विभाजन का खंडन करता है। पद सोपान में लचीला कर, विकेंद्रीकरण, समता, ग्राहकोन्मुखता, वेग नौकरशाही, जन सहभागिता, और वही सीधी सीधी वही बातें हैं, भ्रष्टाचार में कमी, है ना। वही सब चीजें इसमें लिख दी हैं। फिर नवलोक प्रशासन को प्राप्त करने के लिए प्रयास, तो प्रयास में आपको 4D लिखना है। जैसे कि विनौकरशाही, लोक लोकतांत्रिकरण, विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन। ठीक है, तो यही बातें आपको लिखनी है। डी डी ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, है ना, डेलीगेशन, और ये सब चीज़ें याद रखनी है। फिर जो मीनो बुक सम्मेलन था, मीनो बुक सम्मेलन की आपको बातें याद रख लेनी है। ये जो हुआ था, 3 बार हुआ है मीनो बुक सम्मेलन अभी तक, 20-20 साल की गैप में, 1968, 1988, 2008। तो पहली बार जो हुआ था वो था यूएसए में आर्थिक असंतोष के कारण। दूसरी बार हुआ था जो एलपीजी रिफॉर्म के कारण हुआ था। तीसरी बार जो है वो आर्थिक मंदी आ गई थी यूएसए में उस वजह से। तो जो पहले में युवाओं की भागीदारी अत्यधिक थी, दूसरे में युवा प्लस अनुभवी लोगों की भागीदारी थी। जो तीसरा था उसके अंदर 13 देशों के 220 प्रतिनिधि इसके अंदर शामिल हुए थे। पहले वाले में महिला नगण्य थी, दूसरे में थोड़ी बड़ी, तीसरे में जो है वो अत्यधिक महिला हो गई। और जो पहला वाला मीनो बुक सम्मेलन था उसके अंदर 3 लक्ष्य निर्धारित किए थे, वही एमएसपी वाले, मूल्य परिवर्तन, क्षमता, प्रासंगिकता। और जो सेकंड वाला था उसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3 सिद्धांत को अपनाया गया, वही मितव्ययता, कार्यकुशलता, प्रभावशीलता। जो फोर्थ था उसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो 3 चीज़ों के अंदर 3 चीज़ों को अपनाया गया है। 3 चीज़ों को हम याद कर सकते हैं तार से। तार का मतलब है ट्रांसपेरेंसी, ऑथेंटिसिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मतलब पारदर्शिता, जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व। ठीक है, फिर जो ये लोक प्रशासन है, सबसे पहले ये जो पहला मिनी बुक सम्मेलन था इसके अंदर लोक प्रशासन के को आलोचक कहते थे। और जो सेकंड वाला था इसके अंदर लोक प्रशासन की सीमित भूमिका के समर्थक थे। और जो तीसरा था इसके अंदर लोक प्रशासन की लोक कल्याणकारी भूमिका मानते थे। अब आ जाता है नवलोक प्रबंधन। नवलोक प्रबंधन में क्या है, नवलोक प्रबंधन में वही है कि ये सामाजिक क्षेत्र, मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र में निजी प्रबंधन की को लागू करना चाहता था। जैसे कि गवर्नमेंट में प्राइवेटाइजेशन को लागू करना था, जैसे कि वो अपना जो जयपुर एयरपोर्ट है वो अडानी को दे दिया गया, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट का आ जाना था, इस तरह से, है ना। तो जो भी सार्वजनिक क्षेत्र में निजी प्रबंधन
को लागू करना था। इसमें 3 सिद्धांतों को लागू करना था, कार्यकुशलता, प्रभावशीलता, ऐसे मु ऐसे संसाधनों का विकास करना था। सब तो ये तो आप रहने दो, फिर जो आगे आ जाता है फिर है विस्तृत व्याख्या इसकी आर्ट्स बोर्ड ने की थी, ये भी छोड़ो, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। फिर इसके जो और नाम होते हैं वो एक तो उद्यमी प्रशासन, ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। उद्यमी प्रशासन क्या है, तो आपको लिखना है उद्यमी प्रशासन नवलोक प्रबंधन है, जिसमें 3 सिद्धांत है। यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी है, ये आपको 2 नंबर में लिखना है। उद्यमी प्रशासन आता है तो ये टेस्ट सीरीज में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जो प्रबंधवाद है ये भी अगर आपसे आ जाता है, प्रबंधवाद से आप क्या समझते हैं, तो प्रबंधवाद की संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, 2 नंबर में तो आप लिखने हैं। तथा इसे तीसरा रास्ता भी बोला जाता है। इसकी विशेषताएं, विशेषता याद कर लीजिए, 4-5 इसकी विशेषताएं सीधी सीधी है, वही जो आपको पूरी पपेट में याद करनी होती है वही है। एक तो 3 संस्कृति पे बल देता है, तथा ये लोक प्रशासन नियंत्रणकर्ता के स्थान पर प्रोत्साहनकर्ता, वितरणकर्ता, सहजकर्ता की भूमिका निभाता है। फिर एक है विकेंद्रीकरण का समर्थन करता है, उपलब्धि मूल्यांकन पर बल देता है, पारदर्शिता पर बल देता है, ठेका पद्धति पर बल देता है, सरकार के आकार में कटौती करता है, प्रशासनिक लागत को कम करना चाहता है, पद सोपान में लचीलापन चाहता है, ग्राहक उन्मुखता बढ़ाना चाहता है ना, विनौकरशाही, तो वो सब चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। यही पूरे पबेड में यही 5-7-10 बातें होती है, तो ये आपको याद करनी है। पारदर्शिता, सरकार के आकारों में कटौती, ग्राहक उन्मुखता, विनौकरशाही, है ना, विकेंद्रीकरण, 3 सिद्धांत। तो अब इसका क्रियान्वयन कैसे, ये तो इसकी विशेषताएं, अगर आपसे विशेषता पूछता है तो आपको ये सारी की सारी विशेषता लिखनी है। यदि अगर 10 नंबर में पूछता है तो फिर आपको विशेषता और इनका क्रियान्वयन, भारत में क्रियान्वयन, या फिर अगर क्रियान्वयन आ जाता है तो फिर अब जैसे भारत में क्रियान्वयन के लिए अपन बात कर लेते हैं, तो 3 सिद्धांत लागू करने से जो उद्यमी प्रशासन की अवधारणा बड़ी हुई, सार्वजनिक क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में सूचनाएं व सुविधाएं, सुविधा काउंटरों की स्थापना हो गई। फिर जो लोक प्रशासन नियंत्रणकर्ता के रूप में था, तो इन्होंने पीपीपी मॉडल को अपनाया गया, पर वो फिर जो विकेंद्रीकरण के समर्थक थे, तो वही पंचायती राज विभाग की स्थापना हो गई 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर जो 14वां वित्त आयोग था, उसके अंदर राजस्व स्थानांतरण की दर को बढ़ा दिया गया, 32 से लेकर के 42% बढ़ा दिया गया। राज्य वित्त आयोग का गठन कर दिया गया। पारदर्शिता के लिए ई गवर्नमेंट, सूचना का अधिकार 2005, ठेका पद्धति में वही प्राइवेटाइजेशन, है ना। फिर जो सरकार के आकार में कटौती के लिए ये 91वां संविधान संशोधन कर दिया गया, जिससे सरकार के आकार में कटौती कर दी गई। फिर पद सोपान में लचीलापन के लिए जो था ई गवर्नमेंट को ला दिया गया, ताकि कार्य जल्दी हो सके। और जो गैंग प्लैंक सिद्धांत था, तो ये गैंग प्लैंक सिद्धांत है, जिसमें आपको किसी भी डायरेक्ट बीच माध्यम की जरूरत नहीं होती। आप नीचे से, जैसे कि एक एलडीसी डायरेक्ट कलेक्टर से, एक डीएम से संबंध स्थापित कर सकता है, डायरेक्ट उससे बात कर सकता है, उससे निर्णय, उससे विचार, नीतियों में वो सब कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद में ग्राहक उन्मुखता के लिए वही आरटीआई, संपर्क, जन सुनवाई, ऐसी चीज़ें। फिर वी नौकरशाही के अंदर गोल्डन हैंडशेक स्कीम, संविदा, लेटरल एंट्री, ये सब चीज़ें। फिर जो इसका महत्व है, महत्व में वही बातें लिखनी है आपको, भ्रष्टाचार, जन सहभागिता, कार्यभार में कमी, सरकार के संसाधनों का उचित समुपयोग, लाल फीताशाही में कमी, ठीक है, वही सब चीज़ें। और फिर जो इसका आलोचनात्मक क्या है, कि एक निजी क्षेत्र पर बल को बढ़ा देती है, बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न कर देती है, तथा ये लोक सेवकों के मनोबल में गिरावट कर देती है। इसके अलावा जो मार्गरेट वे डलविंग है, इन्होंने जो है नवलोक मैनेजमेंट को आलोचना का पुनः एकीकरण द्वारा बताया गया है, ठीक है। इसकी आलोचना पुनः एकीकरण के द्वारा की गई है ना। तो नवलोक प्रबंधन की जो आलोचना है वह मार्गरेट वे डलविंग के द्वारा पुनः एकीकरण के रूप में की गई है, ठीक है। अब आ जाता है अपना एक छोटा सा, ठीक है, तो ये आ जाता है इन दोनों में अंतर। अब अपन अंतर की बात कर लेते हैं, ठीक है। नवलोक प्रशासन, नवलोक प्रबंधन, नवलोक प्रशासन, नवलोक प्रबंधन में अंतर, तो ये अंतर पूछा जा सकता है 10 नंबर, 5 नंबर कहीं पे भी। तो इनमें अंतर क्या है कि नवलोक प्रशासन, नवलोक प्रबंधन, नवलोक प्रशासन जो था ये यूएसए के अंदर आर्थिक असंतोष के कारण हुआ था, जबकि नवलोक प्रबंधन ये है, ये एलपीजी रिफॉर्म के कारण हुआ था। यहाँ पर युवाओं की भागीदारी थी, यहाँ पर युवा प्लस अनुभवी लोगों की भागीदारी थी। नवलोक प्रशासन में 4 लक्ष्य थे, वही एमएसपी वाले, वो यहाँ पर लिखने भी हैं आपको, क्या क्या थे। एमएसपी से मूल्य, क्षमता, परिवर्तन, प्रासंगिकता। 3 सिद्धांत लिखने हैं यहाँ पर आपको, कार्यकुशलता, मितव्ययता, प्रभावशीलता। फिर जो है नवलोक प्रशासन के अंदर
ये प्रगतिशील है तथा ये विज्ञान बनाना चाहते हैं, नवलोक प्रशासन को प्रगतिशील विज्ञान बनाना चाहते हैं, जबकि ये प्रबंधवाद का समर्थक करते हैं। अपन ने अभी पढ़ा था इसे प्रबंधवाद, उद्यमी प्रशासन और एक तीसरा रास्ता कहते हैं, तो वो वाली बात। फिर नवलोक प्रशासन की विशेषता क्या-क्या है? ये जन सहभागिता, राजनीतिक प्रशासन का द्विभाजन का विरोध करता है, ग्राहक उन्मुखता पर बल देता है। जबकि जो नवलोक प्रबंधन है इसकी विशेषताएं, ये विनौकरशाहीकरण पर बल देता है, भारीकरण पर बल देता है, स्थायीकरण पर बल देता है। जैसे कि इसमें क्या कहते हैं, भारीकरण का मतलब तो है पीपीपी मॉडल, स्थायीकरण का मतलब है वही पंचायती राज विभाग, विनौकरशाही का मतलब वो 91वां संविधान संशोधन, वो सब आपको यहाँ पर लिखने हैं। मैंने यहाँ पर सीधा शॉर्ट शॉर्ट में लिखा है। फिर जो नवलोक प्रशासन है, नवलोक प्रशासन है जो लोक प्रशासन का आलोचक है, जबकि यहाँ पर आंशिक भागीदारी पर देता है। यह केवल विकसित देशों में प्रासंगिक है नवलोक प्रशासन, लेकिन नवलोक प्रबंधन दोनों ही देशों में प्रासंगिक है। ठीक है, नवलोक प्रशासन को नव टेलरवाद कहते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि नव नव टेलरवाद को से आप क्या समझते हैं, तो फिर आपको वहां पर नवलोक प्रशासन ही लिखना है। ठीक है, और तो वैसे तो अपने ये यहाँ पर 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं सिलेबस के अंदर, जो अपने 5 टॉपिक दे रखे हैं। टोटल 20 टॉपिक है, 20 में से 5 टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं लगभग 40 मिनट में। तो ऐसे ही 5-5 मिनट वो आपको एक एक घंटे में, तो मेरे हिसाब से ये 6 या 8 घंटे का वीडियो बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर आप इसको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप इसको कम करके देख सकते हो, स्पीड अगर आपको कम लग रही है तो आप इसको स्पीड में करके इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना। अगर आपका पहले से नोट्स पढ़े हुए हैं तो ये वीडियो आपको समझ में आएगा, पहले से नोट्स आपने नहीं पढ़े हैं तो फिर थोड़ी सी समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इसमें सीधे से मैंने इसके सिद्धांतों के क्षेत्र लिखे हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो आप सभी लोग जानते हैं जिस की क्या होती है, तो वही है। बाकी इसको अपन कल डिटेल में और पढ़ लेंगे। बाकी अभी देख ली इसके क्षेत्र देख ले कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ये 6 सिद्धांत के क्षेत्र है। एक तो है शेयर धारकों के अधिकार, तो शेयर धारकों के पास क्या क्या अधिकार होने चाहिए, शेयर को जानने का, रिपोर्ट को जानने का, है ना, कि कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, वो सब जानने का अधिकार होना चाहिए। आपको इसके नीचे डेफिनेशन भी लिखनी है। फिर दूसरा है कि शेयर धारकों को समानता का अवसर, है ना, लाभ में समानता मिलना चाहिए, है ना, और बराबर वोट मतदान का बराबर अधिकार मिलना चाहिए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर समानता होनी चाहिए। फिर कर्मचारियों के अधिकार होने चाहिए। ठीक है, कर्मचारियों में उनको पर्याप्त वेतन मिलना चाहिए, पर्याप्त सुविधाएं मिलनी चाहिए, छुट्टियां, अवकाश वो सब मिलने चाहिए। और फिर जो है वो निदेशक मंडल का शेयर धारकों के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए। ठीक है, फिर है पारदर्शिता का सिद्धांत। तो जो भी नीतियों का निर्माण हो या फिर जो भी कार्य हो वो सब पारदर्शिता के साथ इसमें होनी चाहिए कॉर्पोरेट में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। फिर एक है नैतिक सिद्धांत, तथा इसके नैतिक सिद्धांत होने चाहिए कर्मचारियों के प्रति भी, ग्राहकों के प्रति भी, है ना, एक जो 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 कॉर्पोरेट गवर्नेंस है इनके। ठीक है, ये सब के सब होते हैं। फिर अपन कल पढ़ेंगे लोक प्रशासन के सिद्धांत। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो ये अपन कल पढ़ेंगे। इसमें से क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर वाले। 5 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इसी टॉपिक से बनते हैं, इसी पेज से बनते हैं। तो इसी एक पेज को मैंने यहाँ पर पूरा पूरा डिफाइन कर दिया है, यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से 5 टॉपिक अपन कल कवर कर लेंगे, तो ये आगे वाला पोर्शन लगभग अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर पीछे वाले जो इजी इजी से हैं या फिर जो स्टेट पॉलिटी से रिलेटेड होते हैं, मंत्रिपरिषद, है ना, वो सब चीज़ें वहाँ पर आएगी। तो जैसे कि ये नियंत्रण कैसे करते हैं लोक प्रशासन, सामान्यज्ञ, विशेषज्ञ। ठीक है, फिर लास्ट में वो जो एक्ट है वो जिला प्रशासन, वो सब चीज़ें अपन 2 वीडियोज़ और बनेगी उसमें लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बाद वाली वीडियो में देख मिलते हैं। थैंक यू।